Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Monologue. Monologue comes from the Greek word monos, which means alone, and logos, which means speech. It is a literary device that is the speech or verbal presentation given by a single character in order to express his or her collection of thoughts and ideas aloud. तो मोनोलॉग वर्ड यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसमें मोनो का मतलब है तन्हा, अकेला और लोगो का मतलब है बातचीत या फिर तकरीर। ये एक लिटरेरी डिवाइस है जो बातचीत या ज़बानी प्रेजेंटेशन को ज़ाहिर करती है, जो किसी एक किरदार ने अपने ख़यालात और ख़यालात के मजमूए को बुलंद आवाज़ में बयान करने के लिए इख्तियार किया होता है। यानी कि जब भी इंसान अपने कोई भी ख़यालात जो उसके जहन में हैं उनको जब एक्सप्रेस करता है किसी दूसरे करेक्टर के सामने, तो वो मोनोलॉग कहलाता है। Often such a character speaks directly to audience or an other character. Monologues are found in dramatic medium like films and plays and also in non-dramatic medium like poetry. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो करेक्टर होता है वो अपने ख़यालात को किसी दूसरे किरदार के सामने ज़ाहिर करता है। अच्छा, अब मोनोलॉग को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? मोनोलॉग आपको ड्रामों में, फिल्मों में और पोइट्री में मिलेंगे। और जब करेक्टर बात कर रहा होता है तो वो अक्सर करेक्टर बात करते हुए या तो सामने वाले से डायरेक्ट बात करता है या किसी और किरदार से बात करता है जो कि उसके सामने अक्सर नहीं भी होता। ओके, टाइप्स ऑफ मोनोलॉग में हमारे पास क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोनोलॉग। इंटीरियर मोनोलॉग इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मोनोलॉग। इंटीरियर मोनोलॉग में क्या है? In interior monologue, a character externalizes his thoughts so that the audience can experience his internal thoughts. Often found in plays, movies, and novels, this technique is also called a stream of consciousness. ओके, तो इंटीरियर मोनोलॉग में जो किरदार है अपने ख़यालात को बाहर निकालता है, एक्सप्रेस करता है, ताकि उसके जो ख़यालात हैं उनका जो भी ऑडियंस है उनको सही से अंदाज़ा हो सके कि वो क्या सोच रहा है, वो करना क्या चाहता है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं। अच्छा, ये हमें कहाँ पर मिलता है इंटरनल मोनोलॉग? इंटरनल मोनोलॉग आपको फिल्मों, ड्रामों, नॉवल दोनों में मिलेगा। इसका जो सेकंड नेम है उसे हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये है कि जो आपके अंदर है, जैसा है आप उसे वैसे ही बयान कर देते हैं नॉन स्टॉप। जैसे कि आपके जहन में जो भी आ रहा है, जिस तरह के भी ख्यालात आ रहे हैं, जो भी आपके दिल की दिमाग की बात है, वो सारी आप का जाहिर कर देना। Internal monologue can be broken further into two categories: direct and indirect. In a direct interior monologue, an author does not show his presence and directly reveal his character. अच्छा, तो इंटीरियर मोनोलॉग की मज़ीद दो किस्में हैं। मज़ीद दो किस्मों में ये डिवाइड हो जाता है, एक है डायरेक्ट और दूसरी है इनडायरेक्ट। अब जो डायरेक्ट मोनोलॉग है उसमें क्या होता है? जो करेक्टर होता है वो अपनी प्रेजेंस को शो नहीं करता, डायरेक्टली वो सामने नहीं आता। ठीक है, अब इनडायरेक्ट मोनोलॉग में क्या है? इन एन इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग एन ऑथर अपीयर एज अ कमेंटेटर, गाइड, प्रेजेंटर एंड सेलेक्टर। अच्छा, इंटीरियर मोनोलॉग में जो मैंने आपको डायरेक्ट मोनोलॉग बताया है उसमें मुसन्निफ यानी कि ऑथर जो कि किसी भी स्टोरी को, नॉवेल को लिखता है, वो सामने नहीं आता डायरेक्टली। लेकिन इनडायरेक्ट मोनोलॉग में ये होता है कि ऑथर अपने आप को जाहिर करता है, सामने आता है, किस तरह से? तबसरा निगार बन के रहनुमाई करते हुए और प्रेजेंटेटर यानी कि पेशकुंदा बनते हुए, सिलेक्टेटर बनते हुए वो सामने आता है। अब हम आ जाते हैं सेकंड ड्रामेटिक मोनोलॉग पे। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? इन दिस टाइप ऑफ मोनोलॉग आ करेक्टर स्पीक टू द साइलेंट लिसनर। इस तरह के मोनोलॉग में करेक्टर जो है वो किन से बातें करता है? खामोश सामईन से। यानी कि जो सुनने वाले हैं वो खामोश रहते हैं, कोई जवाब उनका नहीं आता, वो कोई जवाब नहीं दे सकते। करेक्टर अपना जो भी सोच होती है वो उनके सामने बयान करता रहता है। दिस टाइप हैज़ अ theatrical quality, hence it is known as dramatic monologue and is frequently used in poetry. अच्छा, ये थिएटर की भी एक किस्म आप कह सकते हैं। थिएटर में भी यही होता है कि जो ऑडियंस होती है वो सुन रही होती है,
सामाइन सुन रहे होते हैं और जो के करेक्टर्स होते हैं वो आके बोल रहे होते हैं। अच्छा, इस मोनोलॉग को और भी यूज़ किया जाता है कहाँ पर? पोएट्री में। अब आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन अ मोनोलॉग एंड सोलिलोक्यू। सोलिलोक्यू और मोनोलॉग का क्या फ़र्क है? मोनोलॉग एंड सोलिलोक्यू आर सिमिलर, दोनों एक जैसे हैं। एज बोथ आर स्पीचेस प्रेजेंटेड बाय अ सिंगल पर्सन। दोनों का जो बोलने वाला होता है वो सिर्फ एक ही किरदार होता है, दोनों में एक ही किरदार बोल रहा होता है। But a major difference between them is that in monologue, the speaker reveals his thought to the audience or any other character. Whereas in soliloquy, the speaker expresses his thoughts to himself and it does not involve any other character. अच्छा, तो मोनोलॉग और सोलिलोक्यू का जो फ़र्क है वो ये है कि मोनोलॉग में जो करेक्टर होता है वो अपने ख़यालात को ऑडियंस के सामने या किसी दूसरे किरदार के सामने, जो उसके सामने दूसरा किरदार खड़ा है, बैठा है, तो उसके सामने वो जाहिर करता है, बोलता है। लेकिन अगर हम सोलिलोक्यू की बात करें तो इसमें किरदार जो है वो अपने आप से बात करता है, अपनी बातों में, अपनी सोच में किसी और को शामिल नहीं करता, किसी और के सामने अपने ख़यालात को एक्सप्रेस नहीं करता। Example of monologue in literature. Example 1. The Love Song of J. Alfred Prufrock by T.S. Eliot. And indeed, there will be time to wonder, do I dare, and do I dare. Time to turn back and descend the stairs with a bald spot in the middle of my hair. In a minute, there is time for decision and revision, which a minute will reverse. This entire poem is written in the form of dramatic monologue, in which the poet is trying to explore the cause of pain and suffering of an insecure young man who is confused about whether or not he should attend a party. Eliot reveals his thoughts to the audience about how Prufrock feels that, and if he goes to the party, it might disturb the entire universe. अच्छा, ये जो नज़म है ये पूरी नज़म मोनोलॉग की ही शक्ल में है, जिसमें शायर जो है ना एक नौजवान की तकलीफ़ की वजूहात को तलाश कर रहा होता है कि वो इस उलझन में है कि उसे पार्टी में शिरकत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एलियट जो है जिसने ये पोएम लिखी है अपने ख़यालात सामईन यानी कि ऑडियंस के सामने ज़ाहिर करता है कि प्रूफरोक कैसा महसूस कर रहा है अगर वो पार्टी में जाता है, तो क्या इससे डिस्टर्बेंस कायनात में, यूनिवर्स में क्रिएट होगी या नहीं होगी। सो नेक्स्ट एग्जांपल है माय लास्ट डचेस्ट बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। Even had you skill in speech, which I have not, to make your will quite clear to such an one, and say just this, or that in your disgust me here you miss, and there exceed the mark, and if he late herself listened so, nor plainly said her wished to your forsooth, and made excuse, even then would be some stooping. This poem is also present an example of dramatic monologue, and it has a theatrical quality in which the poet expresses his viewpoint through the speech of his character. The single speaker is addressing the servant of count. अच्छा, तो ये जो नज़म है इसमें जो है ना ये भी मोनोलॉग की एक ड्रामाई मिसाल पेश करती है, क्योंकि इसमें भी थिएटर का हमें मयार नज़र आ रहा है, थिएट्रिकल पोएम लग रही है, जिसमें शायर जो है वो अपनी जो है बातचीत के ज़रिए अपने नुक्ता नज़र का इजहार कर रहा है, अपनी सोच का इजहार कर रहा है। अब हम जाते हैं एग्जाम्पल 3 पे। रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर। बट सॉफ्ट व्हाट लाइट थ्रो यंडर विंडो ब्रेक्स, it is the east and Juliet is the sun. Arise, fair sun, and kill the envious moon, who is already sick and pale with grief. Oh, that I were a glove upon that hand, that I might touch that cheek.
This is a famous balcony scene in which Romeo hides in the garden of the Capulet family and waits for a glimpse of his beloved Juliet. When she comes out on the balcony, Romeo used monologue sharing his thought with the audience. अच्छा, तो ये जो है बालकनी का मशहूर मंजर है जिसमें रोमियो वेट कर रहा होता है जूलियट का, उसकी एक झलक देखने का इंतज़ार कर रहा होता है। जब वो बालकनी की तरफ आती है तो रोमियो एक मोनोलॉग की शक्ल में अपने ख़यालात का इज़हार करता है और अपने ख़यालात को ऑडियंस के सामने पेश करता है। अच्छा, एग्जाम्पल फॉर माई डॉलोवी बाय वर्जीनिया वॉल्फ। इन हर नॉवल मिस्टर Dalloway, Virginia Woolf has presented her character by using the technique of stream of consciousness or interior monologue. The consciousness of character moves background and forward. Woolf has molded the shape their personality at critical moments through interior monologue. Her particular deployment of this technique consists of authorial interjection to provide guidance to the reader and give shape to the narrative. अच्छा, अगर हम चौथी मिसाल की बात करें अपने नॉवल में, मिसेस डॉलवे वर्जीनिया वुल्फ ने शऊर की बात की है और इन्होंने इंटीरियर मोनोलॉग का इस्तेमाल करते हुए अपने किरदारों को पेश किया है। किरदार के शऊरों के बारे में बात की है कि वो किस तरीके से आगे पीछे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं मोनोलॉग के फंक्शंस पर। The purpose of writing in a monologue is to convey an idea or viewpoint through words. However, sometimes we notice a tricky part of a writer's expression as the opinion of speaker and writer do not match because he tries to convince the audience and may not tell the exact reality. It allows reader to move from one character to another and to have insight into their imagination. A monologue serves a basic source through which writers express their emotion and thoughts. अच्छा, मोनोलॉग लिखने का मकसद ये है कि इसके ज़रिए इंसान अपने नुक्ता नज़र को दूसरों तक पहुंचाता है। बाज़ औक़ात जो राइटर्स होते हैं वो एक मुश्किल हिस्सा देखते हैं अपने सोच के इजहार का, तो वो मोनोलॉग का यूज़ करते हैं। ऐसे कि स्पीकर मुसन्निफ़ की राय कभी कभी जो बात कर रहे होते हैं करेक्टर उनकी, जो कि किसी भी नावल या स्टोरी फिल्म जहाँ पर आप करेक्टर्स को देखते हैं उनकी बात और ऑथर दोनों की बात आपस में मैच नहीं हो रही होती, और जो हमारे देखने वाले होते हैं उनको भी हमें कायल करना होता है, उन्हें भी हमें समझाना होता है कि एक्चुअली बयान क्या करना चाह रहा है राइटर। तो ऐसी सूरत में अक्सर राइटर जो हैं वो मोनोलॉग का सहारा लेते हैं और कभी वो डायरेक्टली ज़ाहिर होते हैं, ख़ुद से बात करते हैं, यानी कि कमेंट्री करते हुए या गाइड करते हुए, या फिर कभी वो इस तरह से ज़ाहिर होते हैं कि वो ख़ुद ज़ाहिर नहीं होते, डायरेक्ट बात नहीं करते, बल्कि करेक्टर के ज़रिए अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। Okay, so it is all about monologue. I hope it will be helpful for you. So at the end of the video, I have to request you, please pray for my mother who late. May Allah grant her to the highest level of Jannah. Ameen. And protect her and all Muslim from the hellfire. Ameen. Summa ameen. Rabbana ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab.